हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश फाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो एरिया। सो एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड या फिर एंक्लोज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्यूपाइड बाय क्लोज्ड फिगर is called its area। ठीक है, एरिया क्या होता है? कोई भी चीज जो सरफेस, अमाउंट ऑफ सरफेस, कोई भी क्लोज फिगर जितना सरफेस घेर रही है, जितना सरफेस उसने लिया है, उसको हम कहेंगे उसका एरिया। ठीक है, कोई भी, मान लो कोई भी फिगर है जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसने जितनी जगह घेरी है बनाने में, जितनी जगह, जैसे हमने स्क्वायर को बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो उसने जितनी जगह घेरी है, उसने जितना सरफेस ऑक्यूपाई करा है उसको क्लोज फिगर ने, इसका सरफेस क्या होगा? उसका अंदर का जो एरिया है, अंदर का रीजन जो उसने सरफेस ऑक्यूपाई करा है, ये इतना इतना उसने सरफेस ऑक्यूपाई करा है, तो ये इसका क्या हुआ? एरिया हुआ। ऐसे स्क्वायर ने, ये इसका क्या हुआ? एरिया हुआ। इतना सरफेस उसने ऑक्यूपाई करा है बनने में। द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड, जितना सरफेस इसने घेर लिया है ऑक्यूपाइड बाय क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, वो उसका एरिया हो गया। एरिया समझ गए? एरिया क्या, पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर की लेंथ होती है, बाउंड्री की लेंथ होती है, उसका पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? जो उसका सरफेस है, जो उसका सरफेस है, जो उसका अंदर, मतलब कोई भी फिगर का जो उसने सरफेस ऑक्यूपाई करा है, जो उसने जगह घेर ली है, वो है उसको बनने में। जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रेक्टेंगल बनाया, मतलब इतनी जगह उसने घेर ली बनने में, तो ये इसका सरफेस ऑक्यूपाइड हो गया। इतना सरफेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया बाय क्लोज फिगर, है ना, इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो मतलब एक रेक्टेंगल ने इतना सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो उसका क्या हुआ? एरिया हो गया। समझ गए? एरिया कोई भी क्लोज फिगर ने बनने में जितना, मतलब कोई भी क्लोज फिगर जितना एरिया ऑक्यूपाई, जितना सरफेस ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे मैंने इस बोर्ड पे एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बना दिया, तो उसने इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया इस बोर्ड में से, तो इसका क्या हो गया? इतना सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। इसके अंदर का रीजन क्या हो गया? एरिया हो गया। अब बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, पहले आप सीख लो एरिया ऑफ स्क्वायर का। जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हो, स्क्वायर में आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। मतलब जो भी एक साइड है, मान लो 4 है, तो 4 इंटू 4 करोगे आप 16। एक साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, साइड इंटू साइड। अब दोनों साइड इक्वल है, इसलिए हमने दोनों को ऐसे लिखा है। देखो, बहुत से लोग ऐसे साइड स्क्वायर भी पढ़ते हैं। अब ये साइड स्क्वायर कैसा आ गया? ये सीखोगे आप क्लास 7th में, जो आपका एक चैप्टर होता है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो, मैं आपको बता देता हूँ, एक रूल होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। माने यहाँ पे देखो, बेस ये जो होता है ना ऊपर का, ये जो हमने ऊपर लिखा है, इसे कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये होता है नंबर का एक्सपोनेंट। यहाँ लिखता हूँ, ये होता है नंबर का एक्सपोनेंट, ये होता है नंबर का एक्सपोनेंट। और ये जो होता है, ये होता है बेस। बेस नीचे, एक्सपोनेंट ऊपर। ठीक है, तो ए की पावर m, ए की पावर m, यानी यहाँ पे देखो, जिसकी मतलब जैसे मान लो कोई ऐसा अल्फाबेट ऐसा लिखा हुआ x, तो इसकी पावर क्या हुई? बहुत से बच्चे कहते हैं इसकी पावर क्या हुई? जिसकी कोई भी पावर नहीं लिखी रहती, उसकी पावर होती है 1, उसकी पावर होती है 1। ठीक है, जैसे हम जैसे जैसे होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसके आगे हम प्लस नहीं लिखते, लेकिन नेगेटिव के आगे प्लस लिखते हैं। वैसे ही ऐसे होता है, जैसे पावर 1 होती है तो हम वो लिखते नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एस की पावर 1 इंटू एस की पावर 1, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट एस एस लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एस की पावर 1 इंटू एस की पावर 1। तो देखो, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ए एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। बेस सेम है, एस, पावर इसमें सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर सेम हो या ना हो, उससे कोई कभी कभार अलग भी हो सकती है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए इस रूल को अप्लाई होने के लिए। बेस सेम है, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, तो इसका क्या हो गया? इज इक्वल टू कितना होता है? ए की पावर एम प्लस एन। एस की पावर कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1, यानी एस स्क्वायर। समझ गए? साइड क्यूब बस से क्या, ये एस क्या हमारी साइड, एस क्या है हमारी साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं इसे साइड क्यूब, साइड स्क्वायर, सॉरी।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, जो कि आगे जाके साइड स्क्वायर कैसे बन जाता है मैंने आपको बता दिया कि जो एक मतलब एक्सपोनेंट होते हैं, जिस एक्सपोनेंट क्या होते हैं, नंबर की पावर है ना, कोई भी किसी की चीज़ की पावर, जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ तो इसकी पावर क्या है, 1। यहाँ पे कुछ पावर नहीं लिखी तो पावर 1 हो जाएगी। इनटू हमने किसको करा, एस से, इसकी भी पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 होती है। ये मैंने आपको बता दिया, अगर कोई किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसकी पावर होगी 1। तो एस की पावर 1 इंटू एस की पावर 1 करोगे तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ए की पावर n इंटू ए की पावर n। ये सारे रूल्स आप पढ़ोगे क्लास 7th में, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में, या फिर एक्सपोनेंट नाम का चैप्टर उसमें पढ़ोगे आप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बेस सेम है, यहाँ पे एक्सपोनेंट भी सेम है 1 1, लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कभी कभार बहुत बार अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे सेम है उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए इस रूल को अप्लाई होने के लिए। तो एस सेम है, यहाँ भी एस है, तो एस एक बार आ गया, ए फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी बेस सेम ए और पावर अलग अलग। यहाँ पे पावर सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू किसके होगा, ए की पावर m प्लस n। तो मतलब बेस सेम, बेस हमने वही रखा s है ना, और जो उसकी पावर है 1 उनको हमको दोनों को प्लस कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया हमारा, s की पावर 2, यानी साइड स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो समझ में आ गया, बहुत से बच्चे से साइड स्क्वायर क्या बोलते हैं, ये आपको स्कूल में बताते नहीं है कि साइड स्क्वायर कैसे आ गया। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ है उसकी अगर पावर होती, कोई भी पावर नहीं लिखी जाती तो उसकी पावर होती 1। पावर को क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंट। पावर को क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर है उसे हम उसका एक्सपोनेंट कहते हैं। अब कोई भी किसी के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं लिखा होता तो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, 1। ठीक है, और ये समझ गए, ये ए है और ये एम है, तो ये एम क्या है, एक्सपोनेंट है इसका, है ना, और ये ए क्या है, बेस, ए क्या है, बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर समझ गए। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर कर दोगे आप। एक साइड को उसी मतलब जो सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं तो साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा उसका एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ये आपका रेक्टेंगल है, पेरीमीटर में हमने देखा था लेंथ और ब्रेथ, तो ये क्या हो गई, ब्रेथ, और ये क्या हो गई, लेंथ है, ये क्या हो गई ब्रेथ, ये क्या हो गई लेंथ। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। फिर ये में आ रहा है ना, हाँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है तो उसकी जो लेंथ थी है ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था, आपको मैं पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस बताऊंगा इस एरिया वाले लेक्चर में, पेरीमीटर या एरिया ऑफ सर्कल दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो देखो सर्कल का पेरीमीटर, देखो सर्कल तो पॉलीगन है नहीं, पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। तो लाइन मतलब पॉलीगन का पेरीमीटर, पॉलीगन में कोई पेरीमीटर हो, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना हो तो उसका मतलब क्या है, उसकी सारी साइड्स का सम कर दो तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन सर्कल में साइड्स नहीं होती तो इसका एक अलग फॉर्मूला है। सर्कल के पेरीमीटर को यानी सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दोनों सेम बात है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे आर होती है ना, वो आर आपकी सर्कल की रेडियस, सर्कल बनाने के लिए रेडियस तो चाहिए होती है, तो जो आर होता है वो आपका होता है एरियस, रेडियस, और जो 2 है वो तो आपका 2 ही है। और ये पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट्स बना रखे हैं, जब भी आप मेरे चैनल पे जाओगे और होम पे जाओगे मेरे चैनल के तो वहाँ पे आपको 5 शॉर्ट्स दिख जाएंगे। तो उन शॉर्ट्स में मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वहाँ जाके आप देख लो। लेकिन रेशनल नंबर बता देता हूँ मैं आपको क्या होते हैं, जो कि P/Q फॉर्म में ना लिखे जा सके। अब P/Q मतलब जैसे 2/3 होता है, 4/3 होता है, इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सके उन्हें हम कहते हैं, इस फॉर्म में जो नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर, और जो लिखे जा सके उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7। 22/7 इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7। और आप 7 को 22 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.14। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर
3.14। तो आप कोई क्वेश्चन में आपको जौन सी दी हो कौन सी, ये टॉपिक वैसे आपका 7th का है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14। अब बहुत से बच्चे कहेंगे ये फ्रैक्शन में हमने लिख तो दिया p अपॉन क्यू फॉर्म में 22/7, लेकिन बच्चों ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इक्वल का साइन ये होता है, अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है ये, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना कि इक्वल वैल्यू। लेकिन मैथ की प्रॉब्लम में हम अप्लाई करने के लिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 22/7 यहाँ पे 3.14, जब उसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3.14। तो पाई की वैल्यू क्या ले लेते हो आप 22/7 यहाँ पे 3.14। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मान लो रेडियस दी हुई है सर्कल की 2, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, सॉरी सरकमफ्रेंस है ना, रेडियस दिया सर्कल की 2, इसका आपकी सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो 2 × 22/7 है ना, मैंने क्वेश्चन में दे दिया। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है पाई की, आपको क्या लगानी है, तो आप 22/7 लगाओ। अगर आपको क्वेश्चन में जौन सी दी है 22/7 या फिर 3.14, तो जो दी है वही लगाओ क्वेश्चन में, अगर नहीं दी तो क्या लगाओ 22/7, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो 2 कितना आ गया आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 88/7 आ गया है ना, 88/7 आ गया। इससे डिवाइड कर लोगे है ना, 7 1 जा 7, 1 कैरी 8 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 4 कैरी पॉइंट लग के 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 12 पॉइंट कुछ। ठीक है, अब एरिया में एक और बात ध्यान रखना, सॉरी ये तो इसका आ गया पेरीमीटर, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये इसका है सरकमफ्रेंस यानी सर्कल का पेरीमीटर। फ्रेम में तो आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये हो गया सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर जो भी आया रेडियस मीटर में दिया, तो पेरीमीटर किस में आएगा मीटर में, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल की। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको पता क्या होती है 22/7, यहाँ पे 3.14, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, मैंने आपको बताया था साइड स्क्वायर, मैंने कैसे लाया था, अपने साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया, तो आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, यानी रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया फिर से 22/7 से, यहाँ पर 3 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एरिया आ जाएगा उसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। ठीक है, समझ गए। अब एक और बात ध्यान रख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता देता हूं मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने नोट्स में लिखा नहीं है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल में नोट्स में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इंटू हाइट, और ना और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों मैं बता देता हूँ। देखो जैसे आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, आपने जो इसका डायगोनल खींचा, तो ये बात आप ध्यान रख लो, जब आप इसका डायगोनल खींचोगे तो आपको इसको 2 इक्वल ट्रायंगल में आप बांट रहे हो, 2 इक्वल ट्रायंगल में बांट रहे हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब ये बात याद रखो, जैसे ये ट्रायंगल दे दिया आपको, तो ये बेस ले रहे हो आप, जैसे ये बेस ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर, तो हाइट जो लोगे ना आप वो इसी बेस से लोगे। हाइट क्या होता है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो आपकी हाइट होती है उस बेस की, तो हाइट जो लोगे ना वो आप इसी बेस पर लोगे, ये नहीं है इस बेस की हाइट ले ली, नहीं, जौन सा आप बेस ले रहे हो वौन सी उसी बेस की आप हाइट लोगे, तभी आपका एरिया सही निकलेगा। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, यहाँ पे इस बेस ये बेस लिया है, तो इस बेस की हाइट लोगे, ये बेस लिया है तो इस बेस की हाइट लोगे, तो बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट लोगे, उसी बेस पर हाइट जो आएगी वो हाइट लोगे, और एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, समझ गए। सो ये आपके कोर्स में नहीं था लेकिन मैंने बता दिया।
आज हमने क्या क्या सीख लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कुछ कठिन टॉपिक नहीं थे। आप एक बार इन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप कॉपी में लिख लो और उन्हें 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपको याद हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ, आपकी बुक में दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे आपके स्क्वायर के मतलब जैसे ग्राफ होता है ना, ऐसे आपका बना हुआ है और इसमें आपको एक फिगर्स दे दी हुई है, ऐसे ऐसे आपको फिगर दे दी है, इसका आपको पेरीमीटर एरिया निकालना है। तो देखो जो ये आपका 1 स्क्वायर होता है ना, इसका गिवन एरिया होता है 1 स्क्वायर यूनिट, इसमें यूनिट सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका एरिया होता है आपका 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब जिसमें इतने नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एरिया क्या हो गया, 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया हो गया आपका 6 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए? जब भी आपका ऐसे आपने लाइंस खींची और उसके अंदर नंबर्स मार्क करे, है ना, आपका एक एरिया का गिवन एरिया होता है 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसा मान लिया गया है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो उसमें एक स्क्वायर का एरिया माना जाता है 1 स्क्वायर यूनिट। और आप एरिया कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर से, है ना, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल लो। यहाँ पे 6 हैं तो 6 को एक के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 का एरिया आ जाएगा, वो इस पूरी फिगर का एरिया हो जाएगा। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ये 10.2 में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ पे हम कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि एक का, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि एक स्क्वायर का गिवन एरिया होता है 1 स्क्वायर यूनिट ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में एक एरिया का होता है 1 स्क्वायर यूनिट। अब एक चीज और है, जब आप पेरीमीटर लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, मीटर, मीटर। जब आप पेरीमीटर लिखते हो तब आप लिखते हो मीटर, ये दिख रहा है ना, हाँ। जब आप पेरीमीटर लिखते हो तब आप लिखते हो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। पेरीमीटर लिखते हो तो ये लिखते हो, लेकिन जब आप एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये लिखोगे। अब ये क्यों लिखोगे, जैसे हमने यहाँ क्या करा था, साइड इंटू साइड करा था, तो वो साइड स्क्वायर हो गया था। अब आपने 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 16, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे यानी सेंटीमीटर की पावर 1 हो जाएगी इंटू सेंटीमीटर की पावर 1 हो जाएगी, तो सेंटीमीटर 1 + 1, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ गए? एरिया को स्क्वायर में क्यों लिखा जाता है हमेशा, क्योंकि आप दो सेम यूनिटी लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी जो यूनिट हो जाएगी वो स्क्वायर हो जाएगी, जो उसकी यूनिट हो जाएगी वो स्क्वायर हो जाएगी, तो इसलिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये चीज़ एरिया में, मतलब ये चीज़ एरिया ऑफ स्क्वायर में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिस भी चीज़ का आप एरिया निकाल रहे हो उसमें हमेशा यूनिट क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी। आपकी बुक में क्या दे रखा है, कोई भी किसी चीज़ का एरिया निकाला, अगर मीटर में दे रखा है, लेंथ ब्रेथ या फिर साइड मीटर में दे रखी है तो स्क्वायर मीटर लिख दिया, ऐसे लिख दिया स्क्वायर मीटर। आपको पूरी तरीके से बताते नहीं है कि आपको ऐसे लिखना होता है मीटर स्क्वायर, आपकी बुक में क्या लिख दिया, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, नहीं, आपको कैसे लिखना है, मीटर। अभी से आप आगे डाल लो, ये चीज़ होती है आपको छोटी क्लास में सिखाने के लिए, लेकिन ये चीज़ होती है बिल्कुल सही, मीटर स्क्वायर कैसे लोगोगे, मैंने आपको बता दिया मीटर स्क्वायर क्यों हो जाता है, जब आप मीटर इंटू मीटर करोगे तो यहाँ 1 यहाँ 1, बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी 1 + 1, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो जब भी आप एरिया निकालो जो उसकी यूनिट लिखोगे क्या लिखोगे, हमेशा स्क्वायर में लिखोगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि जब आप पेरीमीटर की यूनिट लिखोगे तो वो जो मीटर में, सेंटीमीटर में वो लिखोगे, लेकिन जब आप एरिया की यूनिट लिखोगे तो वो लिखोगे स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या लिखोगे, माने आप जो भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मीटर है ना, और मीटर में होंगी, मीटर में होंगी, तो जो उनकी पावर होगी वो 1 होगी। तो जब बेस सेम है मीटर मीटर, तो पावर क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, पावर जेड हो जाएंगी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। जब भी आप ये बात ध्यान रखो, जब भी आप एरिया की यूनिट लिखो तो हमेशा स्क्वायर में लिखो, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दे रखा है, और पेरीमीटर की लिखो तो मीटर, सेंटीमीटर जो भी दे रखा है वो लिखो। तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक सीखे वो कौन कौन से थे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि था साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था L × B, सारे लिख देता हूँ ऊपर, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैंने जो आपको फॉर्मूलेस बताए हैं ना, इनको आप अप्लाई करके कुछ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा लेंथ ये ब्रेथ ये, तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो। जब मैं टेस्ट पेपर दूंगा तो उसमें ट्राइंगल और सर्कल के भी क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ।
और पाई की वैल्यू बता चुका हूँ क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। और क्वेश्चन में जौन सी वैल्यू आपको दे रखी है आप वही अप्लाई करके आंसर निकालोगे। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में कोई चीज नहीं दे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी तो आप क्या लगाओगे 22/7, और दे रखी है तो जौन सी दे रखी है वो लगाओ। ठीक है, तो और पैरेललोग्राम का क्या होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, है ना। ये सारी चीजें हमने यहाँ सीखी। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22 यहाँ लिख देता हूँ 22/7, और जब आप इसे डिवाइड कर दोगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी 3.14। तो ये दोनों वैल्यू अप्लाई होती है 22/7 और 3.14। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक सीखा वो था एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसमें आपका सिलेबस में था सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। ये आपको सिलेबस में नहीं था, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था और आपको आना भी चाहिए। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। इनके फॉर्मुलेस क्या है वो मैंने आपको बता दिए, और ये भी बता दिया ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है। क्योंकि जब आप पैरेललोग्राम में डायगोनल बनाते हो, जैसे ये पैरेललोग्राम बनाया, इसका डायगोनल बनाओगे तो ये दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसमें एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसका आधा कर दिया। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। और क्या अप्लाई करनी है, अगर क्वेश्चन में दी है तो जो दी है वो अप्लाई करो, और नहीं दी तो कौन सी अप्लाई करो 22/7, कोई कैलकुलेशन में वही आसान होती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस चैप्टर के नोट्स मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर चुका हूँ। और मैं बता दूं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, उसको मैंने नोट्स में नहीं लिखा, लेकिन मैंने वीडियो लेक्चर में बता दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें।